का पहला चैप्टर है जिसका आपका हेडिंग क्या है, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, कि डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं हिस्ट्री में। अक्सर तुम बोलते हुए सुनते होंगे यार हिस्ट्री में डेट्स नहीं याद होती हैं, हमें हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती क्योंकि डेट्स ही नहीं याद होती हैं। तो डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्यों हिस्ट्री में इतनी डेट्स तुम्हें दे रखी हैं। तो देखो, एक टाइम था जब हिस्टोरियंस अपने आप को फैसिनेट करते थे, डेट्स लिखते थे, ठीक है ना। तो जब वो बहुत ज़्यादा डिबेट हो जाती थी कि डेट के ऊपर, रूलर्स के ऊपर, कि कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई, है ना। अब इतना ज़्यादा क्रैश्ड तो नहीं हो सकता है हर चीज़ की तुम्हें एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगी, नहीं ये चीज़ एकदम फिक्स इसी टाइम पर होगी। तो कोई तो रूलर बोलता था या फिर कोई जो डेट्स लिखने वाले होते बोलते नहीं इस समय हुई है, दूसरा बोलता था नहीं इस समय हुई। तो डिबेट से छिड़ जाती थी कि आखिरकार वो लड़ाई हुई कब है। तो वहाँ पर जो आपके स्कॉलर होते थे वो कॉमन सेंस लगाते थे कि चलो कॉमन सेंस के साथ देखते हैं कि लड़ाई कब हुई होगी। तो जो हिस्ट्री है, अक्सर कर जो लोग होते हैं हिस्ट्री को डेट से ही समझते हैं। अरे हिस्ट्री मतलब डेट याद करना, लोग यही कहते हैं कि चलो हिस्ट्री मतलब क्या है, डेट याद करना है। तुमने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना भी होगा हिस्ट्री की, हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें डेट्स याद करनी पड़ती हैं। इसमें भी लिखा हुआ है वही वाली लाइन, सेम टू सेम, ठीक है। उसके बाद में देखो, इसने बोला कि अगर आप मेमोराइज कर लोगे डेट को तो इसका मतलब तुम हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। हिस्ट्री जो है ना एक सर्टेनली है, इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग, इसमें हमें केवल और केवल ये फाइंड करना होता है कि कैसे पास्ट में चीज़ें बदली हैं और अब तक बदलती हुई आ रही हैं। शुरुआत में राजा रूल करते थे, राजाओं का रूल खत्म हो गया, ब्रिटिश कंपनी ने रूल करा, ब्रिटिश कंपनी का रूल खत्म हो गया, उसी के बिहाफ पे अब हमारी सरकार रूल कर रही है। तो जो चेंज होते हुए आ रहे हैं ना पास्ट से अब तक ओवर द पीरियड, वो चेंजेस हिस्ट्री के अंदर होते हैं। अगर हम इसमें कंपेयर करते हैं कि पहले चीज़ें कैसी थी, अब चीज़ें कैसी हैं, पहले लड़कियों के साथ व्यवहार कैसे किया जाता था, अब कैसे किया जाता है, हम क्या करते हैं इसमें चेंजेस को देखते हैं जो पहले और बाद में हुए हैं। तो लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल, तो हम हमेशा हिस्टोरिकल से ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि हमारे पास ये बताइए कि कितनी जो है डेट्स हैं, कितनी डेट्स में क्या क्या हुआ है। ये सब हमारा एक प्रकार की क्यूरियसिटी बढ़ाता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है तो उसको ज़्यादा क्यूरियसिटी होती है कौन सी चीज़ कब हुई, एक्चुअली में हिस्टोरिकल्स के साथ में कौन सी चीज़ कब हुई है। तो इसमें क्या है, आपके इस वाले पेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर के अंदर जो कुछ क्वेश्चन बच्चों के अंदर दिमाग में निकल करके आते हैं सिर्फ और सिर्फ वही है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर और ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। ये आपको जो पेंटिंग दिख रही है चैप्टर आपके पहले वाले पेज पर, जिस पर लिखा हुआ है हिंदुस्तान की स्पेलिंग जो है इसमें डबल ओ लिखी हुई है, हिंदुस्तान लिख दिया है, ठीक है। ये जो पेंटिंग है ना, ये ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्र ब्रिटेनिया, ब्रिटेनिया एक शास्त्र, ब्रिटेनिया एक जगह का नाम है। तो ब्राह्मण्स ने अपने इस शास्त्र को ब्रिटेनिया जगह को ऑफर किया था। इसमें पहला मैप है और इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, जेम्स रेनल। कब बनाई है, 1782 में। रेनल जो थे उनसे रॉबर्ट क्लाइव ने बोला था कि तुम हिंदुस्तान का एक प्रोड्यूस मैप बनाओ। तो उसमें उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश कन्क्वेस्ट जब किया था, क्योंकि उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने हमारे भारत को जीता तो बहुत खुश था, तो बहुत खुश होने चक्कर में उसने बोला कि चलो, रेनल से बोला कि चलो तुम इस देश का क्या बनाओ, मैप बनाओ, ठीक है, और यहाँ के लोगों की इच्छाओं को उसमें दिखाओ। तो जो ब्रिटेनिया जो है, जो एंशियंट टेक्स्ट यानी पुरानी किताब के रूप में जाना जाता है, और ब्रिटेनिया ब्रिटिश की पावर को शो करता है, इसीलिए इस पर ब्रिटेनिया भी लिखा हुआ। ब्रिटिश की पावर को शो करने के लिए उसने ये पेंटिंग बनवाई थी क्योंकि वो शुरुआत में जीता था। तो इसमें आपको कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पूरा चैप्टर ही थोड़ा ऐसा ही है बोरिंग से, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउ, व्हेन एंड वेयर ही बताना है, पर पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो सारे के सारे जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं दोबारा से इसी टाइम पर आ जाते हैं कि डज नॉट, कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर ईयर और पर्टिकुलर डेट को याद रखो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपकी इनकरेक्ट टू फिक्स के, आप कभी कभी कि आप डेट को फिक्स करने नहीं पाते हैं, है ना, डेट को फिक्स करने में आपको दिक्कत होती है, आप कभी कभार इनकरेक्ट भी होते हैं जो डेट आप फिक्स करते हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड लोगों की थिंकिंग बदलती है ना। इंडिया जो था शुरुआत में टी का इतना अच्छा ड्रिंकर नहीं था, हमारे यहाँ पे चाय इतनी ज़्यादा नहीं पी जाती थी, लेकिन इसका टेस्ट धीरे धीरे करके डेवलप हुआ और हम इसके बारे में अवेयर हुए, तब जा करके हमने इसको पीना शुरू करा और अभी तक हम इसे पीते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो एक सिंगल डेट ये नहीं बता सकती कि ब्रिटिश का रूल एक्चुअली में स्टेबलाइज कब हुआ था, एक्चुअली में नेशनल मूवमेंट कौन सी तारीख से शुरू हुआ था, एक्चुअली में इकोनॉमी सोसाइटी में चेंजेस कब हुए थे। ये सब चीज़ें बता पाना एक्चुअल डेट पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हर चीज़ टाइम टू टाइम किस तरीके से हुई है ये सब बता पाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम कंटिन्यू करें हिस्ट्री के डेट्स के साथ में, तो जो एसोसिएशन है, जो
रीजंस बताता है, हिस्ट्री को अकाउंट्स बताता है कि बैटल्स कब हुई, बिग बिग इवेंट्स कब हुए, रूलर्स और उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, कब वो पब्लिश्ड हुई, कब उन्होंने शादी करी, कितनी शादी करी, कितने बच्चे थे, कितने वॉर्स लड़े गए, कब उनकी मृत्यु हुई, उनके बाद राजा कौन बना, कौन सी स्पेसिफिक डेट को इसे डिटरमाइन करना है। इन सब चीज़ों पर लेकर के स्कॉलर्स के पीछे बहुत सारी डिबेट्स हैं। एकदम एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता है, कॉमन सेंस लगा करके डेट्स को बताया गया है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं पता है। हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है जिसमें 2 साल की जो बुक्स हैं, अब कौन सी डेट, विच डेट्स, अगर आप देखोगे तो अगर हम डेट को चूज करते हैं तो डेट को हम सेलेक्ट करेंगे तो डेट हम क्या करते हैं, हम पहली स्टोरी जानते हैं पास्ट की, है ना, आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन द, हो सकता है कि वो स्टोरी हमारे खुद के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वाइटल है। क्यों? क्योंकि अब हमने फोकस करना शुरू कर दिया है पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स पर, ठीक है। अगर हम फोकस करते हैं, अगर हम देखते हैं कि चेंजेस हो रहे हैं, नए नए इशू अगर होकर के आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो हिस्ट्रीज में एक एग्जाम्पल है जो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा है, हर गवर्नर जनरल का रूल इंपॉर्टेंट है, उसी से हिस्ट्री शुरू हो गई। आपकी कौन सी हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वरेन हास्टिंग थे, ये अंडरलाइन कर लीजिए, लिखा हुआ है बिल्कुल कि आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वरेन हास्टिंग थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज वरेन हास्टिंग, ठीक है ना। और आपके जो लास्ट वाइसरॉय थे, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, लॉर्ड माउंटबेटन आपके लास्ट वाइसरॉय थे। जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय जो वाइसरॉय थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन नाम था, इसको भी अंडरलाइन कर लो, लॉर्ड माउंटबेटन को। तो लॉर्ड माउंटबेटन और वरेन हास्टिंग जिन्होंने स्टार्टिंग कर दी, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और लॉर्ड माउंटबेटन आपके जो कि क्या थे? आपकी आज़ादी के समय में लास्ट वाइसरॉय थे, ठीक है। उसके बाद में देखो वरेन हेस्टिंग, बेलेजली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिट्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सब के सब गवर्नर जो है सक्सेसर हैं ये, एक के बाद एक। वरेन हेस्टिंग के बाद वेलेजली आए, वेलेजली के बाद बेंटिक आए, बेंटिक के बाद डलहौजी आए, डलहौजी के बाद कैनिंग आए, कैनिंग के बाद लॉरेंस आए, उनके बाद लिट्टन आए, फिर रिपन आए, फिर कर्जन आए, फिर हार्डिंग आए, फिर इरविन आए। तो सक्सेसर है, एक के बाद एक गवर्नर जनरल बनता चला गया, और उसके बाद पोजीशन चेंज हुई तो वाइसरॉय बनते चले गए। तो हिस्ट्री को इनकी पर्सनैलिटी से लिंक करके दिखाया गया है। इन्होंने जो एक्टिविटी करी, जो उन्होंने पॉलिसीज चलाई, जो उन्होंने अचीवमेंट गेन करे, उन सब चीज़ों से इंपॉर्टेंट इनको देखा गया है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी में हम इनको एक साथ पढ़ते हैं कि इसके बाद ये आया, इसने ये काम करे, इसके बाद ये आया, इसने ये काम करे, इसके बाद ये आया, इसने ये काम करे, ठीक है। तो अगर हम हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं तो हम इन सब लोगों के एरा के बारे में लिखते हैं, गवर्नर जनरल्स के एरा के बारे में पढ़ करके हम हिस्ट्री को समझते हैं, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री को लिखेंगे, एक स्टोरी तरह लिखेंगे, तो हम चैप्टर्स को डिवाइड करेंगे। हम चैप्टर्स को डिवाइड करेंगे कैसे? कि पहले हम डिवाइड करेंगे कुछ गवर्नर जनरल्स में, कि हमारे जो पहले गवर्नर जनरल थे उन्होंने ये काम किया था, उनकी ये पॉलिसीज थी, फिर दूसरी वाले ने ये काम करा, इनकी ये पॉलिसी थी, और इन्होंने फिर ओवरराइड करा एक दूसरे के साथ में, ठीक है। अब हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम पीरियड्स में कैसे डिवाइड करेंगे? तो इसको आप अंडरलाइन करिए। 1817 में जेम्स मिल, जो कि स्कॉटिश के इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे, उन्होंने अपनी एक किताब थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसकी 3 वॉल्यूम को पब्लिश करा, ठीक है। क्या करा? 3 वॉल्यूम्स को पब्लिश किया। तो आपको याद क्या रखना है? 1817 के बाद क्या याद रखना है? जेम्स मिल कौन थे? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। किताब का नाम क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। क्या नाम है किताब का? जेम्स मिल्की का। अपने आप रिपीट करिए, बोलने की कोशिश करिए मन में। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब का नाम है। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब जो कि जेम्स मिल के द्वारा पब्लिश की गई, 1817 में की गई, और जो कौन थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इसलिए उनको स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट या पॉलिटिकल फिलोसफर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने जो किताब लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें इन्होंने हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, है ना। जेम्स मिल ने हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करा 1817 में लिखी हुई अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। ये भी आपको अंडरलाइन करना है। वो 3 पीरियड्स कौन थे? हिंदू का पीरियड, दूसरा मुस्लिम का पीरियड, और तीसरा ब्रिटिश का पीरियड, है ना। और इनके इस डिवीजन को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन अगर हम इस पीरियड के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं तो इसको कैटेगराइज हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डिफरेंस देख ही नहीं सकते हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश वाले एरा के अंदर। ऐसा तो था नहीं कि ब्रिटिश रूल कर रहे तब उस समय हिंदू मर गए थे या हिंदू रूल नहीं कर रहे थे, ऐसा उस समय भी था। इस वजह से हमने इनको इस वाली हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं किया है, और हम इसके नाम से अपनी हिस्ट्री को पढ़ते भी नहीं हैं। आप कैसे पढ़ते हो हिस्ट्री को? एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। आप नहीं पढ़ते हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, जो कि आपके हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जेम्स मिल ने दिया है कॉन्सेप्ट। जो मिल थे उन्होंने जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ थी, उन्होंने लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन को देखा था यूरोप से। उन्होंने कहा था कि जो एंशियंट सोसाइटीज़ हैं उनका सिविलाइजेशन लोअर है यूरोप से। उन्होंने कहा था जो ब्रिटिश
आए भारत में तो उससे पहले हिंदू और मुस्लिम जो थे वो डिस्पॉइट्स रूल करते थे कंट्री को, रिलीजियस रूप से इंटॉलरेंट थे, बहुत ज़्यादा टैबूज और सुपरस्टिशन फॉलो किए जाते थे भारत के अंदर, ठीक है, और उनकी सोशल लाइफ बहुत बेकार थी। ब्रिटिश रूल के बारे में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश जो आए थे उन्होंने हमें इंडिया के लोगों को सिविलाइज किया, इसलिए ज़रूरी था कि यूरोपियन मैनर्स को, आर्ट को, इंस्टीट्यूशन को और इंडिया में जो लॉ है उसको क्या करा जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए। मिल ने ये तक भी कहा कि जो ब्रिटिश हैं उन्हें इंडिया की सारी टेरिटरीज को कंक्वायर कर लेना चाहिए, जिससे कि इंडिया के लोगों का इनलाइटमेंट और हैप्पीनेस इंश्योर हो जाए। उनका क्या कहना था कि हम लोग बर्बर हैं, हमने बुद्धि नहीं है, हम एकदम गंवार हैं, ठीक है, इसीलिए हमें बुद्धि देने के लिए, हमें सिविलाइज करने के लिए ये यूरोपियंस हमारे पास में आए। इन्होंने हम, और वो ये भी कह रहे थे कि ऐसा करना चाहिए था, तो ये क्या कह रहे थे कि हम लोग, इनका ये कहना था कि ब्रिटिश लोगों को हमारे भारत की सारी टेरिटरीज जीत लेनी चाहिए, ठीक है, क्या कह रहे थे कि ब्रिटिश लोगों को हमारे भारत की सारी टेरिटरीज जीत लेनी चाहिए, जिससे कि वो हम लोगों में इनलाइटमेंट और हैप्पीनेस लेके आए। मतलब इनके कहने का मतलब क्या था कि ना तो हम इनलाइटमेंट है, ना ही हम हैप्पी हैं, ये आएंगे हमारे एरिया को जीतेंगे, हमारे ऊपर रूल करेंगे, हमें ये सिविलाइज करेंगे, हम बर्बर हैं, है ना, और इसके बाद हमें ये इनलाइटमेंट करें, क्योंकि हमारे अंदर इनलाइटमेंट नहीं है, हम दुखी हुई रहते हैं, तो ये लोग आकर के हमें क्या करेंगे, खुश करेंगे। इतनी अच्छी सोच थी जेम्स मिल स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट की। अपने आप को इकोनॉमिस्ट और कह रहे हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं कह रहे हैं तो मान लेते हैं। अब आइडिया जो था हिस्ट्री का, इसने ब्रिटिश रूल को रिप्रेजेंट करा प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन के रूप में, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश रूल था, इनका कहना ये भी था कि ब्रिटिश के आने से पहले हमारे यहाँ पे डार्क रूल चल रहा था, ब्लैक रूल, ब्रिटिश ने आकर के हमारे यहाँ व्हाइट रूल कर दिया, इन्होंने हमें इनलाइटमेंट कर दिया, इन्होंने हमारे अंदर हैप्पीनेस डाल दी, इसलिए हमें ज़्यादा जीत लेना चाहिए था, इनका ये कहना था। अगर आप हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से हिस्ट्री को डिवाइड करोगे, ठीक है ना, इस पीरियड के हिसाब से डिवाइड करोगे, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। जो लाइफ और प्रैक्टिस है लोगों की, उनको कोई रियली मैटर तो था नहीं इतना ज़्यादा। रिलीजन से अगर हम बात करें तो, अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से दूर जाए तो हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, जिसे तुम अभी तक पढ़ते हो, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, अंडरलाइन करो। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. ठीक है, किस में डिवाइड करा है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न में। अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से अवे हो जाएं तो ये जो डिवीजन है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमने इसको बोरो किया है वेस्ट से, जहाँ पर मॉडर्न पीरियड था, है ना, और यहाँ पर जब मॉडर्निटी का फेज खत्म हो गया, जब साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी जैसे टॉपिक्स आने लगे, तो उन लोगों ने इस चीज़ को मॉडर्न के नाम से बोला, है ना। और जिस समय सोसाइटी का रूल चल रहा था, आपके फेडरलिज्म चल रहा था, सॉरी फ्यूडलिज्म चल रहा था, फ्यूडलिज्म चल रहा था, उस सोसाइटी को उन्होंने मिडिवल सोसाइटी का नाम दिया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने उसी के आधार पर अपनी हिस्ट्री को डिवाइड कर लिया, अपने हिस्टोरियस पीरियड को डिवाइड कर लिया एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न के अंदर, ठीक है, ठीक है बेटा। तो हमने इसको एडॉप्ट करा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि ऐसा लग रहा था कि हमने इसे ब्रिटिश से बोरो किया है। जिस तरीके से ब्रिटिश ने मिडिवल पीरियड, फ्यूडलिज्म वाली पीरियड और फिर मॉडर्न वाला जब साइंस, आर्ट, लिटरेचर, है ना, और टेक्नोलॉजी इसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने इस पीरियड को लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी का इन्वॉल्व से मॉडर्न नाम दिया था, ठीक है। तो हमें इस पीरियड को, जो ब्रिटिश वाला पीरियड है, इसे कॉलोनियल पीरियड के नाम से भी बोलते हैं। अब कॉलोनियल होता क्या है, इस किताब में आप ब्रिटिश के भारत में आने से लेकर के, उसको कंक्वायर करने से लेकर के, उसका हमारे भारत में रूल स्टेबलाइज करने तक लेकर के, हमारे लोकल नवाब्स की पावर ख़त्म करना, राजास की पावर को ख़त्म करने के लेकर के, ये सब हमें देखना है। हमें ये भी देखना है कि उन्होंने हमारी इकोनॉमी पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारे रेवेन्यू सिस्टम पे, हमारे खर्चों पे, हमारे गुड्स खरीदने पर, है ना, लो प्राइसेस में हमारे गुड्स खरीदना, हमारी जो क्रॉप्स हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको एक्सपोर्ट करना, ठीक है ना, खुद खरीद के ले जाना, इन सब पूरी चीज़ें, पूरे कॉन्सिक्वेंसेस, पूरे इवेंट्स, कौन कौन सी वैल्यू, टेस्ट, कस्टम, प्रैक्टिस को इन्होंने ब्रॉट आउट किया, किसको सब्जुगेशन किया, किसको इन्होंने बढ़ाया, हमारे भारत की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल लाइफ में क्या चेंजेस हुए कॉलोनी के आने की वजह से, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। और हमें देखना है कि जो सारी क्लासेस और सारे ग्रुप्स हैं वो एक्सपीरियंस डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो इस किताब में हमें पढ़ना क्या है, आवर पास्ट, हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं। हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें कैसे पता कि अंग्रेजों के समय में ये काम हो रहे थे, हम तो थे नहीं तो उस समय जिंदा, भाई हम तो अभी पैदा होके आए हैं 20-25 साल पहले,
ठीक है ना। लेकिन उस समय जिस समय अंग्रेज थे, हमें कैसे पता कि जिस समय अंग्रेज क्या करते थे, कैसे रूल करते थे, कौन उनके दरबार में था, या फिर उनकी आर्मी कैसे, हमें कैसे पता। तो इस बात के लिए हमें इसमें एविडेंस बताएं कि हमें कैसे पता होगा। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। अब ब्रिटिश के समय में जो रूल चल रहा था उसके एक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे, है ना। ब्रिटिश सिस्टम क्या करता था, अपना जो भी काम करता था, जो भी ऑर्डर पास करता था, जो भी अपनी इंफॉर्मेशन रखता था, उस सब का एक प्रॉपर डाटा उसके पास में रिकॉर्डेड होता था, ठीक है ना, जिसको वो अपने प्रॉपर तरीके से रखता था। तो ब्रिटिश के एरा में राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। हर इंस्ट्रक्शन, ब्रिटिश का हर प्लान, हर पॉलिसी, उसके द्वारा लिया गया हर डिसीजन, उसका हर एग्रीमेंट, उसकी हर इन्वेस्टिगेशन क्लियरली लिखी हुई होती थी। उसने कौन सा ऑर्डर पास किया, कौन सा नोटिफिकेशन दिया, कौन सा डिसीजन लिया, कौन सी पॉलिसी बनाई, कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी, किस तरीके से डिसीजन लिया, इन सब का पूरा एक रिटन रिकॉर्ड होता था। उन रिटन रिकॉर्ड्स को ही हम प्रॉपरली स्टडी करते हैं, उन पर आपस में डिबेट करते हैं, तब जा करके जो हमें मिलता है उसमें पता चलता है कि उस समय कल्चर कैसा था एडमिनिस्ट्रेशन का। रिपोर्ट से पता चलता है, नोटिंग्स से पता चलता है। ब्रिटिश जो थे डॉक्यूमेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। वो हर चीज़ को लेटर के थ्रू लिख करके नोटिफाइड भी करते थे और उसका एक फॉर्म प्रिजर्व करके भी रखते थे, उस रिकॉर्ड रूम में रखते थे। उस रिकॉर्ड रूम में उनका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड डाटा स्टोर रहता था। गांव के लेवल पर एक तहसीलदार ऑफिस होती थी और एक कलेक्ट्रेट होती थी, जिस कमिश्नर ऑफिस होती थी, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट होता था, लॉ कोर्ट्स होते थे। ये सब के सब रिकॉर्ड रूम थे जहां पर हर फील्ड का रिकॉर्ड रखा जाता था। तहसीलदार ऑफिस के अंदर गांव से रिलेटेड रिकॉर्ड रखा जाता था। कलेक्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड रिकॉर्ड रखता था, जो भी कलेक्शन होता था उसका। कमिश्नर ऑफिस पुलिस रिलेटेड रिकॉर्ड रखता था। प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट आपका प्रोविंस का रिकॉर्ड रखता था। लॉ कोर्ट जो भी जुडिशियल है चीज़ें हैं उन सब का रिकॉर्ड रखता था, ठीक है। तो ये सब रिकॉर्ड रूम से, इन सब रिकॉर्ड रूम्स को स्पेशल जो इंस्टीट्यूशन हमने बनाए हैं, हमने क्या करा, एक बिल्डिंग बना दी है जहाँ पर हम इससे रिलेटेड जो हमारा डाटा, इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स को हम रखते हैं। उस जगह को क्या बोलते हैं बेटा, आर्चीव्स या फिर म्यूजियम। आप लोग म्यूजियम घूमने गए होंगे, वहाँ पे बहुत सारी एंशिएंट चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, मूर्तियाँ देखने के लिए मिलती हैं, है ना। तो उनको म्यूजियम बोलते हैं। और आर्चीव्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम पेपर रिलेटेड डाटा को स्टोर करके रखते हैं। और म्यूजियम जहाँ पे आप स्कल्पचर्स है, इंस्क्रिप्शंस हैं, है ना, इन सब रिलेटेड डाटा को स्टोर करके रखते हो ना, म्यूजियम्स कहते हैं। ये सब हमने अपने रिकॉर्ड्स, अपने डाटा को प्रिजर्व करके रखने के लिए बनाई है बिल्डिंग्स, ठीक है। लेटर, मेमोज, जब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच से एडमिनिस्ट्रेशन में लेटर जाता था 19th सेंचुरी में, तो उसे भी पढ़ा जाता था और उसको भी आर्चीव में सेव किया जाता था। बहुत सारे नोट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल डाटा है, इंस्ट्रक्शंस हैं, सबको ऑफिशियली टॉप से लेके बॉटम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन तक सेंड किया जाता था और उसको स्टोर करके रिजर्व भी रखा जाता था। 19th सेंचुरी की शुरुआत में जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, केयरफुली कॉपी किया गया, ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया। कैलीग्राफी मतलब क्या होता है, जब हम सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। तो जब उसे कॉपी करा तो अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखा, है ना, और ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखा। और मिडिल 19th सेंचुरी तक इसकी प्रिंटिंग हमारे देश में बहुत फैल गई थी, तो अच्छा अच्छा प्रिंट करवाया, बहुत सारे उसके रिकॉर्ड्स को प्रिंट करवाया और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने क्या करा, उसको सेव करके रखा गया, ठीक है। सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। सर्वे इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया, सर्वे की जो प्रैक्टिस थी वो कॉमन हो गई कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में। जब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उस समय में सर्वे की जो प्रैक्टिस थी वो क्या हो गई थी, इम्पॉर्टेंट हो गई थी, ठीक है। जो ब्रिटिश थे वो बिलीव करते थे कि प्रॉपर्ली उन्हें क्या करना है, इफेक्टिवली अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। अर्ली 19th सेंचुरी तक क्या हुआ, सर्वे होना बहुत कंपलसरी हो गया। पूरे भारत का मैप में देख देख करके हर विलेज का सर्वे किया जाता था। जब विलेज में कोई रेवेन्यू यानी टैक्स लगाते थे तो उसके लिए पहले सर्वे करते थे, यहाँ पे कौन सी क्रॉप होती है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ पर किस क्वालिटी के पेड़ पाए जाते हैं, कौन से जानवर पाए जाते हैं, क्रॉपिंग का पैटर्न क्या है ना। एडमिनिस्ट्रेशन रीजन के लिए 19th सेंचुरी के एंड में एक सेंसस करा गया। हर 10 साल के बाद सेंसस कराया जाता था, किस राज्य की, किस गांव की, किस डिस्ट्रिक्ट की, किस प्रोविंस की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी बढ़ गई है, कितने लोग पढ़ने वाले हो गए हैं, कितने लोग पढ़ने वाले नहीं है, कितनी कास्ट भारत में है, कितने रिलीजन है, कितने लोगों का क्या क्या ऑक्यूपेशन है, लोग क्या क्या करते हैं। बोटानिकल सर्वे, कितने प्रकार के प्लांट्स हैं। जूलॉजिकल सर्वे, कितने प्रकार के एनिमल्स हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे, कौन कौन से एविडेंस हमें मिल रहे हैं, है ना। और ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, पूरा का पूरा हम सर्वे के माध्यम से पता करते हैं क्या, कि डाटा कलेक्ट कर पाए कि आखिरकार भारत में कितनी चीज़ें कैसी कैसी कौन कौन सी मिलती हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश एरा के अंदर हो चुका था। कस्टर्ड एप्पल प्लांट दिख रहा है आपको साइड में बना हुआ, ठीक है ना, कस्टर्ड एप्पल प्लांट है ये। बोटेनिकल गार्डन और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को स्टेबलाइज करा था ब्रिटिश ने। ब्रिटिश क्या करते थे, बोटेनिकल गार्डन के अंदर प्लांट के हर प्लांट का थोड़ा थोड़ा अवशेष लेके आते थे, जिससे कि इन्फॉर्मेशन रहे कि इतने प्रकार के प्लांट्स यहाँ पर मिलते हैं। बोटेनिकल गार्डन के अंदर यहाँ पे म्यूजियम में इसे सेव किया जाता है। प्लांट के जो स्पेसिमेन और इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करने के लिए उसकी पिक्चर्स बना बना करके उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर, ठीक है।
तो कस्टर्ड एप्पल का एग्जाम्पल दिखा। अब व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड, अब ऑफिशियल क्या है जो नहीं बताते, ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो नहीं मिलती। रिकॉर्ड से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऑफिस रिकॉर्ड मिलती है। पहली बात, जो इतनी भी इन्फॉर्मेशन है लिखने वाले कौन है, ये लिखने वाले रूलर्स हैं, ठीक है ना। ये देखो ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें लिखा है द रिबेल ऑफ 1857। इसमें इमेज है, इसमें इमेज को केयरफुली पढ़ना है। इसमें बहुत सारे व्यू पॉइंट दे रखे हैं क्रिएट करने के लिए। 1857 में एक रिबेलियन हुआ था जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है। इसमें सिपॉइज ने बहुत ज़्यादा म्यूटिनिटी करी थी, बहुत ज़्यादा विद्रोह किया था। ब्रिटिश के जो भी रिप्रेजेंटेशन थे उनके खिलाफ विद्रोह करा था, जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी, विशुअस और ब्रूटल थे, उन सबके खिलाफ फिर वो विद्रोह किया गया था। अब देखिए, जो भी आपको रिकॉर्ड मिल रहा है, जो भी आपको मिल रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड जो है ये वहाँ के लोगों की कंडीशन को नहीं बताएंगे, क्योंकि इन रिकॉर्ड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिस निकाल रही है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, उनको इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, जो डिसीजन ले रही है, जो नोटिफिकेशन दे रही है। इसमें कहीं पर भी जो रूरल पर्सन है, जो रूरल लोग हैं, उनके बारे में रिकॉर्ड से हमें इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है। अगर हम शुरुआत करें, सर्च करना शुरू करें अदर सोर्सेज से, तो हम देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से हम उन लोगों के बारे में पता लगा पाए जो रियलिटी में वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने डायरीज लिखी हैं, अपनी कोई यात्रा करिए, तीर्थ यात्रा, तो उसके बारे में लिखा है। ट्रैवलर्स ने अपनी यात्राओं के बारे में लिखा है। ऑटोबायोग्राफीज लोगों ने लिखी है। तो इन सब चीज़ों से हमें लोकल जो बाजार हैं उनमें क्या बेचा जाता था, उनमें क्या खरीदा जाता था, प्रिंट न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे तो उनमें लोग किस बात पर डिपेंड करते थे, लीडर्स और रिफॉर्मर्स कौन से आइडियाज़ को, कौन से नोवेलिस्ट पोइट्स की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, हर चीज़ का क्या क्या सोर्स था, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इन हिस्टोरियंस की राइटिंग से और ये जो आपके ट्रैवलर्स हैं इनसे, है ना, ये जो आते हैं पिलग्रिमेज आते हैं घूमने के लिए, इनके रिकॉर्ड से हमें पता चलता है। उसके बाद चैप्टर आपका ख़त्म। साथ में बॉक्स में कुछ दे रखा है, आप उसको पढ़ लेना। नो फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ये वाला तो मैंने साइड वाला आपको बता दिया था। एक ये रिपोर्ट ऑफ होम डिपार्टमेंट वाला पढ़ लेना, ठीक है। इस चैप्टर में केवल इंट्रोडक्शन था, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं था आपका। ये लिप्टन की टी दे रखी है यहाँ पर, कॉफ़ी एंड प्रोविज़न देखा, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फेमस लिप्टन टी दे रखी है, यहाँ पे एग्जाम्पल बना हुआ है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को एक बार रीड कर लेना है घर पे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम कल शुरू करेंगे अपना सेकंड चैप्टर, लेकिन वो चैप्टर जो होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी से। आपकी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे या फिर साइंस की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, दोनों में से कोई एक चैप्टर हम कल कवर करेंगे, ठीक है।